हेमंत अत्री साहब को आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं और इन तमाम मसलों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जजेस क्या काम करते हैं उसको ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए भी इनको यहाँ आज स्पेशली मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप बैठिए और जरा इस मसले को समझाइए, बताइए। और अत्री साहब आपका स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपका, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और ये बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचाएं उससे पहले रिकैप कर रहा था, उस रिकैप को जरा क्लोज करें और पूरी तरह से। और आप जानते हैं कि जब ये याचिका दायर की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि मुझे गिरफ्तार जो किया गया है वही गैर कानूनी है, यानी इलीगल है, और इसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल याचिका लेकर सबसे पहले 21 तारीख यानी 21 मार्च को लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेते हैं और उस याचिका को लेकर जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 से 4 दिन तक सुनवाई चलती है एक गैप के बाद, और उस सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देती है। उसके बाद में याचिका खारिज होने के बाद ये याचिका पहुंचती है फिर से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों की सुनवाई हो चुकी है, और लेकिन उससे पहले 10 दिनों का समय भी दिया जाता है खासकर ईडी को कि इस पर अपना जवाब दीजिए। नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस जारी करने के बाद ईडी का जवाब आता है और 3 मई को इस पर सुनवाई शुरू होती है, और आज की तारीख 9 मई है जिस पर कल अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच जो चर्चा चलती है उस चर्चा में यह भी जो दलीलें पेश की जाती हैं जिरह, और उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से, 2 जजों की बेंच है आप जानते हैं, एक जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे जज हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। इन दोनों जजों की तरफ से पूछा जाता है कि 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन इस केस में अभी तक सिर्फ और सिर्फ आगे गिरफ्तारियां और उसके अलावा इस पर जो टोटल जो नोट आना चाहिए, यानी कि केस जो पूर्ण रूप से यहां पर क्लोज होना चाहिए, वो अभी तक नहीं किया गया है। ये आखिर क्यों नहीं हुआ है? ये सारे सवाल पूछे गए, बहुत कुछ पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए जिसका जवाब भी ईडी की तरफ से दिया गया है, जो डिफेंस पक्ष है, और दूसरा पक्ष जो इस भुक्तभोगी है और वो पक्ष है अरविंद केजरीवाल का, वो अपना पक्ष रख ही रहा है, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़े हैं उधर अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन अब यहां पर एक मामला ये आता है, हेमंत अत्री साहब आपके पास आऊंगा, मामला ये आता है कि आज खबर आ रही है कि कल ईडी इस पर चार्जशीट जमा करने जा रही है इस केस में, और जो चार्जशीट जमा करेगी ईडी उसमें मुख्य साजिशकर्ता जो यानी कि इस केस का पूरा सरगना वर्ड भी कहा जा रहा है कई जगह मीडिया में, इसलिए उसको मैं वहीं से ले रहा हूं, हालांकि मुझे यह शब्द पसंद नहीं आता है फिर भी मैं ले रहा हूं। और सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं, यानी मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। अब यहां से जरा आपसे समझना चाहता हूं, लीगल इशू को आप बहुत नजदीक से देखते आए हैं, समझते आए हैं, कि क्या अत्री साहब मुख्य साजिशकर्ता होने के कारण अब कल अरविंद केजरीवाल को अगर कोर्ट जमानत देना चाहता है तो जमानत में कोई अड़ंगा आ सकता है अरविंद केजरीवाल को? क्या उनकी जमानत जो है वो पूर्ण जमानत में तब्दील हो सकती है? क्या उनकी जमानत जो अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट अभी राजी हुआ है वहीं तक हो सकती है? क्या कुछ इसके लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं, जरा समझाइए। 3 चीजें हैं। एक, जो कल जो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं उसका कारण कुछ और। केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, आपको ध्यान होगा, 21 मार्च को। उससे पहले के कविता अरेस्ट हुई थी, और पीएमएलए के केस के अंदर के कविता अरेस्ट हुई थी 15 मार्च को। तो एज पर पीएमएलए एक्ट जो लॉ है उसमें यह है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी होती है अरेस्ट के लिए, अरेस्ट के बाद। तो के कविता की जो चार्जशीट फाइल करने की ड्यूरेशन है वो 14 मार्च को खत्म हो जाएगी टेक्निकली। तो ये जो कल जो चार्जशीट फाइल की जा रही है वो के कविता की गिरफ्तारी को ध्यान में रख के की जा रही है, क्योंकि वो उनको 15 तारीख को, उनके 14 तारीख को उनको 60 दिन अरेस्ट हो जाएंगे। केजरीवाल के लिए फिर भी 1 हफ्ते का समय बचेगा, करीब 6 दिन का, क्योंकि वो 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे, अगर आपको ध्यान होगा। तो इसका बेसिकली क्या है कि चार्जशीट फाइल करने का यहां पर जो आपने इंटरिम बेल का जिक्र किया उससे बहुत ज्यादा संबंध नहीं है डायरेक्टली। उसका कारण क्या है, वो दैट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, और दोनों प्रोसेस जो है वो अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं। ट्रायल चल रहा है स्पेशल कोर्ट के अंदर, पीएमएलए कोर्ट के अंदर, और जो क्या नाम है इसका, जो बेल जिसको आप कहिएगे इंटरिम बेल की जो बात चली वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जो बातचीत सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वो रेगुलर बेल की नहीं है,
वो इंटरिम बेल की है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने खुद इन्वोक किया है। अगर आप इस केस की बारीकियों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो वकील हैं अपने अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बेल नहीं मांगी है, उन्होंने अपनी अरेस्ट को ही असंवैधानिक घोषित किया है, घोषित करने की मांग की है। इस बात के लिए जैसा आपने कहा इंट्रोडक्शन में, पहले वो दिल्ली हाईकोर्ट गए, वहां उनको रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में। वो अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता करके जो बेल है वो फिर उसका एक नेचुरल आउटकम हो जाएगी। अगर आपकी गिरफ्तारी ही अवैध है तो आपको हिरासत में कोई रख ही नहीं सकता। उनका जो अप्रोच करने का तरीका था वो ये था अभिषेक मनु सिंघवी का। उस दौरान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसकी वैधता और अवैधता को जांचने के लिए लंबा समय लग जाएगा, मेरिट्स पे डिस्कस होगा, बहुत खोल के लंबी चौड़ी बात चलेगी। इससे बेहतर ये है, उन्होंने रास्ता निकाला, जस्टिस संजीव खन्ना ने ऑफर किया कि क्यों ना, क्योंकि चुनाव चल रहा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो हम आपकी इंटरिम बेल को लेकर के विचार कर सकते हैं। उसके बाद जो पूरी बहस का जो दिशा थी वो बदल गई। जो अपने अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो पिटिशनर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि साहब हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्तें ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहारिक हो। उसके लेके फिर एएसजी ने जो कुछ कहा वो सारे रिकॉर्ड की बात है। तो उसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात आई, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कार्यक्रम में। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने उस पर शर्तों की बात की और ईडी से भी पूछा कि आप किस तरह की शर्तें लागू करना चाहेंगे, और उसमें फिर जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को भी एक दो चीजें बात की। तो जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है वो इस केस में यह है कि जो दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में फाइल हो रही है वो एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, वो ट्रायल कोर्ट में चल रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट के ही पहल पर उस पर डिस्कशन हो रहा है, अब जिस पे कल फैसला होना है, जो जजमेंट है वो रिजर्व है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये मेरा मानना है। आपके दर्शकों की बिल्कुल लेमेन की भाषा में हमेशा बात करता हूं, मैं टेक्निकलिटीज में कभी चीजों को फंसाने में विश्वास नहीं करता। यहां पर केस क्या है? अरविंद केजरीवाल से 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है अभी तक। जो ईडी ने जो भी बहस की है, सारी बात की है, ईडी ने केवल दावे किए हैं कि हमारे पास मनी ट्रेल है। वो कल चार्जशीट में जब फाइल करेंगे तो उसमें पता लगेगा क्या क्या चीजें उनके पास है। अभी तक वो सिर्फ जबानी जमा खर्च पे बात चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी जिस बात को आर्ग्यू कर रहे हैं, जैसा आपने कहा 164 के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी की आड़ लेकर के ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की यही याचिका निरस्त करवाई, खारिज करवाई। वो 164 सीआरपीसी क्या है? वो जो इकबालिया बयान है एक एक्यूज्ड के, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का, जिसमें पहली बार नाम लिया गया और जिसपे जो ये अपने क्या नाम है अभिषेक मनु सिंघवी बार बार फोकस कर रहे थे कि उनकी 9 स्टेटमेंट में कहीं नाम नहीं है। 10वीं स्टेटमेंट में जैसे ही अरविंद केजरीवाल का उन्होंने नाम लिया, उनको वादा माफ गवाह बना करके उनको बाहर कर दिया गया, उनको बेल भी दिला दी गई। ये सारा खेल यहां पर है। वो ये कह रहे हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जबरन बयान लेकर के, हैंड इन ग्लव हो करके, केवल मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए ये सारी साजिश रची गई है और उनको वादा माफ गवाह बना दिया गया है एक एक्यूज्ड को, और उसको जमानत भी दे दी गई। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि जो 164 के बयान है वो सदियों से चली आ रही परंपरा है, उसको हम खारिज नहीं कर सकते। यहां पर भी अब वही बात आएगी। वो ये कहते हैं कि जब 9 स्टेटमेंट में मेरे मुवक्किल का नाम नहीं था और एक स्टेटमेंट में नाम आते ही, आप जैसा आपने जिक्र किया सरगना, सरगना शब्द हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, इज अंडर ट्रायल, तो उसमें मेन एक्यूज्ड कह सकते हैं हम, थोड़ा सा जो लॉ की भाषा है। एक्यूज्ड इज मुख्य आरोपी, सरगना तो इज समथिंग वेरी बिग, और उसको जो है आप जब कोई आदमी कन्विक्ट हो जाता है तभी हम सरगना कहना चाहिए हमें, आइडियली, एथिकली। तो जो प्राइम एक्यूज्ड जिसको बनाने की बात अरविंद केजरीवाल को की जा रही है, ईडी कहे, उनका अपना काम है। लेकिन जो बात अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दम है। आप पीएमएलए की हार्श धाराओं को प्रयोग कर सकते हैं, नोबडी स्टॉप्स यू, लेकिन अल्टीमेटली जब ट्रायल कोर्ट में बात आएगी या सुपीरियर कोर्ट में बात आएगी तो बात तो सबूतों की आएगी ना। अकेले किसी के बयान देने से बात नहीं बनेगी। जब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये तो मनी ट्रेल है, ये इसकी चेन ऐसे जुड़ती है, और वो सारा खेल आपको कोर्ट में विद प्रूफ जमा कराना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, दैट इज द लीगल टर्म। तो किसी भी शक को सुबह से ऊपर होकर के ईडी को वो चीज साबित करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं राजीव जी, और सारे दर्शक भी जानते हैं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य, लीगल टर्म्स में अगर हम बात करें, तो जो प्रोसेस है वही अपने आप में पनिशमेंट है। आप एक बात देखिए, 21 मार्च को इस देश का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अरेस्ट किया जाता है,
और आज आप 9 मई को बात कर रहे हैं, कितना समय हो गया? 1 महीना और लगभग 20 दिन, और वो मुख्यमंत्री जेल में है, और हम अभी तक किस बात पर आर्ग्यू करते जा रहे हैं? कहीं मेरिट्स का कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। सवाल तो केवल इतना था कि क्या ये गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। सीधा सीधा उन्होंने तो इंटरिम बेल मांगी ही नहीं। क्या मांगी है अभिषेक मनु सिंघवी ने? इज नोवेयर मेंशन इट। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जैसा पिछले स्लॉट में मैं आपको कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी, आप बहस देखिए, बहुत लंबी बहस चली है, कहीं भी उन्होंने इंटरिम बेल की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में, आप वो मास्टर स्ट्रोक क्या मारना चाह रहे हैं कि एक बार अगर उनका दांव लग जाए, अगर उनकी प्रॉपर सुनवाई हो जाए कि उनका मुवक्किल जो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, क्या उसकी गिरफ्तारी अवैध हो सकती है, अगर उनको ये रिलीफ मिलता तो पूरे केस की कहानी ही बदल जाती, क्योंकि फिर आप मेरिट्स पे डिस्कस करते और सुप्रीम कोर्ट को मेरिट्स पे टिप्पणी करनी पड़ती, और उसकी बेयरिंग कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट की हियरिंग में भी पड़ती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कानून का रखवाला है, कानून को परिभाषित भी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्या हुआ है कि माननीय जज ने ये कहा, जस्टिस खन्ना ने, कि इसकी मेरिट्स में समय लग जाएगा, गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, और चूंकि चुनाव चल रहा है और असाधारण परिस्थितियां हैं, तो हम क्यों ना उनको चुनाव प्रचार के लिए कुछ समय दे दें, प्रचार के लिए, और उसके बाद, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरिम बेल। इसका मतलब यह है कि एक अवधि के लिए उसको दिया जाएगा, उसके बाद उनको वापस सरेंडर करना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट के सामने, अलोंग विद जितने भी उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाएंगी। ये सारी स्थिति है। तो अब मेरिट पर ना होकर के बात इंटरिम बेल पर आके टिक गई है राजीव जी, जो कि मुख्य मांग नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इंटरिम बेल आपको हम विचार कर सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहीं डिमांड नहीं किया है, कहीं उनकी पिटीशन में नहीं है। तो ये बड़ा रोचक उस पर पहुंचा हुआ है ये केस, और इसकी असलियत ये है कि अगर आप उनकी गिरफ्तारी को वैध या अवैध पर कोई फैसला हो जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे मेरिट्स पे ये केस डिसाइड भी हो जाएगा इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको गिरफ्तारी आपकी अवैध थी, मान लीजिए, पर से कह रहा हूं मैं दर्शकों की समझ के लिए, तो लोअर कोर्ट के अंदर आधा केस तो वैसे ही डिसाइड हो गया, और सुप्रीम कोर्ट जब ये कहेगा तो 2 लाइन में नहीं कहेगा, दे हैव टू पास ए स्पीकिंग ऑर्डर, ए वेल रीजन्ड ऑर्डर, और उसकी बियरिंग फिर निश्चित तौर पे ट्रायल कोर्ट में जाएगी। और मान लीजिए अगर वो खारिज करते हैं तो उसकी भी सेम वही है, वो खारिज भी आपको स्पीकिंग ऑर्डर के साथ करना पड़ेगा, उसकी भी एक बियरिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इसको मेरिट्स पर डिस्कस करने की बजाय इंटरिम बेल का वाया मीडिया निकाला है। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि मान लीजिए इनको इंटरिम बेल मिल जाती है और जब ये वापस आएंगे तो मुख्यमंत्री तो ये है और तब भी रहेंगे, अगर कोई ऐसी अनहोनी नहीं होती तो। अगर वो वापस सरेंडर करते हैं, उस दौरान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और उनका जेल में जो प्रवास है वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब तो केवल स्पेशल केसेस लिए जाते हैं। तो ये सारी इस केस की कानूनी पेचीदगी है। जरा अब जब यहां पर चार्जशीट जमा करने की बात हो रही है और कल अगर ईडी चार्जशीट भले लोअर कोर्ट में ही, स्पेशल कोर्ट में ही वो जमा करती है, तो इसका कोई असर उधर पड़ेगा क्या उस केस पे जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? नहीं, इसमें जो मैं बार बार एक ही बात कर रहा राजीव जी कि जो ये बेल है ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं मांगी है, अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं मांगी है। ये किसने ऑफर की है? ये मिडिल वाया मीडिया किसने निकाला है? ये जस्टिस संजीव खन्ना ने निकाला है, यानी कि बेंच ने निकाला है। वो तो सवाल तब आएगा ना कि जब वो बेल मांग रहे हो और इसको प्रभावित हो या ना हो। उनको भी पता है कि चार्जशीट तो अब आनी है, कल आती है या 13 तारीख को आती। चार्जशीट को तो आना था 15 तारीख से पहले, क्योंकि के कविता 15 मार्च को अरेस्ट हुई थी, तो 60 दिन के अंदर वो आनी थी। यहां पर इंटरेस्टिंग चीजें कुछ और है राजीव जी, जो आपके दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ट्रायल कोर्ट में मामला है, इसकी मेरिट्स पे टिप्पणी किए बिना कुछ इन्फ्रेंसेस जनता की जानकारी के लिए जरूरी है। और वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को प्रोएक्टिवली देख रहा है और केंद्र सरकार की मंशा क्या है उसको समझना बड़ा जरूरी है। केंद्र सरकार की मंशा यह कि आपने जैसा कहा कि एएसजे लगातार इस मामले में वो बहस कर रहे थे, लेकिन परसों जब लगा कि मामला कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए तो उसमें तुषार मेहता भी आ गए, सॉलिसिटर जनरल। उसकी मंशा समझिए क्या है कि केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ पाए, कोट अनकोट में ये कह रहा हूं। उनकी जो पूरी मंशा है कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले, जो कि दिल्ली में 1 जून को, उससे पहले ये बाहर ना आ पाए।
और अगर आपने एक इंटरेस्टिंग चीज, आप केवल इसी तक सीमित ना रहे, मैं एक और चीज नोटिस में डालना चाहता हूं। परसों आपने सिक्स फॉर जस्टिस का एक मामले में एलजी की तरफ से होम सेक्रेटरी को चिट्ठी देखी थी, जिसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए सिक्स फॉर जस्टिस से लिए हैं और भुल्लर की रिहाई के लिए, याद आपको? वो केस भी भेजा गया और उसके लिए एलजी की तरफ से क्या रिकमेंडेशन गई है कि ये केस एनआईए को दिया जाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने से पहले उनको इतना डिस्क्रेडिट कर दिया जाए बाय ऑल पॉसिबल मीन्स कि वो चुनाव प्रचार करें भी तो जनता के ऊपर उसका असर ना हो। ये एक एनवायरमेंट बिल्डिंग की जा रही है लार्जर स्कीम्स ऑफ थिंग्स में। जो शराब घोटाला था वो एक पक्ष है, उसकी अपनी सेंसिटिविटीज है, उसमें करप्शन इन्वॉल्व है या नहीं वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर देगा। लेकिन पीएमएलए केस के साथ साथ टेररिज्म की धारा, आप समझिए कि सिक्स फॉर जस्टिस जो कि एक बैंड संस्था है, उसके जरिए पैसा लेना करोड़ों रुपए में उनकी रिहाई के लिए, इसके मायने समझिए। ये कंप्लीटली ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी की जो नेशनलिस्ट करेक्टर है, जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उन पर सवाल खड़े करने जैसा है। तो उसमें कॉग्निजेंस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा वो एक प्रोसेस है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल को इस स्टेज पर जब हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह की राहत मिले, चाहे वो अंतरिम जमानत ही क्यों ना हो, चाहे उसकी पेशी का सुप्रीम कोर्ट ना की हो। आपने फरमाया, बिल्कुल उचित फरमाया, और मैंने वो देखा था जब जस्टिस संजीव खन्ना ये कह रहे थे कि हम ऑर्डर कर सकते हैं तो हम इंटरिम ऑर्डर भी कर सकते हैं। और वो उन्होंने किसको कहा था? वो उन्होंने एएसजी को नहीं कहा, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कहा, हु वाज ऑब्जेक्टिंग टू इट। व्हाट ही वाज सेइंग कि इंटरिम ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड। दे सेड दिस इज वेल विद इन आवर पावर्स, वी कैन पास ऑर्डर्स, रेगुलर ऑर्डर्स, वी कैन पास इंटरिम ऑर्डर्स। तो इसके पीछे, खेल के पीछे सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा समझनी पड़ेगी आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इंटरिम बेल तो आप ये मान के चलिए, जितना मेरा अनुभव है थोड़ा बहुत, कि फॉरगॉन कंक्लूजन है, क्योंकि बेंच ने खुद ऑफर किया है। उसकी कंडीशंस क्या होंगी, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। उसमें जैसे मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मैंने इशारा भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। वो एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा लॉ का, उसको हम जब आएंगी कंडीशंस तब बात करेंगे, आज उसमें बात करने का फायदा नहीं है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार पहले शराब घोटाले में प्राइम एक्यूज बना करके चार्जशीट फाइल करके कल, और दूसरा जो ये एनआईए को रिकमेंडेशन भेजी है एलजी की तरफ से, इसकी बिटवीन द लाइंस मंशा समझिए कि ये बेईमान नहीं है केवल, ये राष्ट्र विरोधी भी है। केंद्र सरकार ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के चारों तरफ। और कल तो जो चार्जशीट है उसमें यह भी इंटरेस्टिंग होगा देखना राजीव जी, कि क्या वो आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाते हैं या सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक सीमित रह जाते हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा पहले आर्गुमेंट में यह बात भी आई थी कि हम पूरी आम आदमी पार्टी को ही उसमें वो बनाएंगे। तो फिर वही सवाल आएगा कि कल को जब इलेक्टरल बॉन्ड की बात आएगी, उसकी कोई जांच की बात आएगी क्या, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी पार्टी बन जाएगी क्या उसमें एक्यूज? तो देर आर सर्टन, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स, और यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो रही है। अगर उसको आम आदमी की भाषा में हम कहें तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट। आप दिल्ली की बात करेंगे, मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं बॉम्बे की बात करूंगा। आप बॉम्बे पहुंचेंगे, मैं पूना चला जाऊंगा। आप पूना जाएंगे, मैं गोवा चला जाऊंगा। मुद्दे की बात पे, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, सब्सटेंस नहीं है मेरे पास। मुझे विरोध इसलिए करना है क्योंकि मेरे को एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव है, और वो पॉलिटिकल डायरेक्टिव क्या है कि अरविंद केजरीवाल को राहत किसी भी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरी सारी एनर्जी उसके ऊपर है। और जब मेरे से बात नहीं बनी, आई स्टार्टेड मरमरिंग। तो उसके बाद एसजी आ गए, एसजी की भी बॉडी लैंग्वेज वही सब बात थी, क्योंकि सवाल तो मूल वही है। जिस सवाल का जवाब एएसजी नहीं दे पा रहे हैं तो उसका जवाब एसजी कैसे देंगे, कन्विंसिंग जवाब। लफाजी तो हम कुछ भी कर सकते हैं कोई भी, लेकिन जिस बात पे एएसजी तो इस मामले में हैंड्स ऑन एडवोकेट है ना ईडी के, उनको देख के एक चीज का पता है। जब वो कन्विंस नहीं कर पा रहे बेंच को, तो एसजी ने तो एक सरसरी तौर पे पढ़ा होता है ब्रॉडली, और उनके अपना एक तरीका होता है, ही इज द सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर। एक पक्ष तो ये जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की। दूसरी बात मैं आपको हल्का सा पीछे ले जाना चाहूंगा दर्शकों की सुविधा के लिए। संजय सिंह को जिस दिन जमानत मिली उस दिन भी आप प्रोसीडिंग्स देख रहे थे, उस दिन भी आपने कार्यक्रम किया था, मुझे याद है। संजय सिंह की बात पर जब ईडी बुरे तरीके से फंस गई और सारा काम हो गया, और फिर भी वो विरोध करती रही जमानत को लेकर के, तो यही बेंच थी, आपको ध्यान होगा संजीव खन्ना की। तो उन्होंने कहा कि आप सारी फाइल्स जमा कराइए, हम लंच के दौरान इनको देखेंगे, और लंच के बाद हम स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे, और हम ये भी लिखेंगे कि इसमें क्या है। ईडी ने क्या कहा कि नहीं साहब आप बिल दे दीजिए, याद है आपको? तो ये वो सेम स्थिति है। आपने संजय सिंह को कितने दिन तक रखा?
अंदर। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। चिंता की बात जो है वो ये है, मैंने कोई अपराध किया, आप मेरे खिलाफ जो चाहिए कार्रवाई कीजिए, लेकिन स्पीड से कीजिए, उसमें प्रोसेस पनिशमेंट ना बढ़े। असली बात ये है, पहली बात। दूसरी बात जो अमलेंदु जी ने बड़े अच्छे से समझाई और जो दर्शकों की सुविधा के हिसाब से है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों एक बात कही थी, उस पर मैं आज बात करना नहीं चाहता हूं। बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट देश की हाईएस्ट जुडिशियल संस्था है और उसके प्रति हम सबकी श्रद्धा है, और वो कानून को एक्सप्लेन भी करते हैं, कानून की विवेचना भी करते हैं और कानून की वैधता भी जांच करने में सक्षम है संविधान के मुताबिक। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कल ऑर्डर का हिस्सा होगा, जो आपने एक सवाल उठाया कि ऑर्डर में क्या क्या आएगा, देखिए जो मेन पिटीशन है वो पिटीशन है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। जब भी फैसला आएगा, जब भी सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगा, उसमें वो सारे पहलू आएंगे, आर्ग्यूमेंट के कंप्लीट पहलू आएंगे, और उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, डिटेल स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, जो आपका सवाल था। लेकिन यहां जो अब केस चल रहा है, जिसपे कल फैसला आना है, दैट इज इंटरिम बेल। इंटरिम बेल के लिए ऑर्डर में इंटरिम ही आएगा, उसमें उतनी डिटेल्स नहीं होंगी। उसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस का जिक्र किया जाएगा कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स क्यों है, बिकॉज पार्लियामेंट इलेक्शन इज ऑन, ही इज द सर्विंग चीफ मिनिस्टर, ही हैज ए पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एंड देन दे हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो वो सारी चीजों को लेकर के उसमें इंटरेस्टिंग जो सबसे बात होगी, जिसका आपने इशारा किया कि उस पर शर्तें क्या क्या होंगी, जो अभिषेक मनु सिंघवी परसों, मैं उस पर आज बात ही नहीं करना चाह रहा। उसका कारण केवल क्या है कि वी शुड नॉट प्रीएम्प्ट द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ द कंट्री, वो एक एथिक्स की बात है। अदरवाइज जो परसों इंडिकेशन मिली थी कि हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम ना करे या फाइल साइन ना करे, उसको आज उसको जो हमारे कमेंट्स हैं या जो हमारी जो भी सलाह है, जो भी टिप्पणी है, उसको हम रिजर्व रखते हैं, प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। और कोर्ट की वो है विशेषाधिकार है कि वो उन पर क्या शर्तें लगाती हैं, और जब कल ये फैसला आएगा उस पर मैं और आप डिटेल्स में बात करेंगे कि इसके फॉलोआउट्स क्या क्या होंगे, इसके प्रेसिडेंट्स क्या क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए, मेरा आप जब बात कर रहे थे इस शो से पहले, मैंने आपको एक केस का इंडिकेशन दिया था कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, कन्विक्टेड थे, 10 साल की सजा थी, उसके बावजूद भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट्स थी, उन सब की फाइल जेल में जाती थी और वो साइन करते थे। तो नोबडी कुड स्टॉप इवन ए कन्विक्टेड पर्सन। हियर मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज ओनली एन अक्यूज्ड। हाउ ही कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर? दैट लॉ पॉइंट विल कम, but let it come from the bench itself and then we can discuss it. बेसिकली क्या है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल पर आरोप क्या है? शराब घोटाले का। शराब घोटाला कहां से उपजा? एक विवादास्पद शराब नीति से। वो शराब नीति अब निरस्त हो चुकी है, दैट इज नॉट इन इम्प्लीमेंटेशन नाउ। अब उसकी जगह दूसरी शराब नीति आ गई है। तो एज ए जुडिशरी हम उनको किस बात पर रोक सकते हैं कि शराब कांड, एक्साइज से रिलेटेड किसी फाइल पे साइन ना करें वो, या इस घोटाले से रिलेटेड किसी कागज पर पॉलिसी डिसीजन पर साइन ना करे। यहां तक तो समझ में आती है, लेकिन क्या जुडिशरी उनको एज चीफ मिनिस्टर कोई भी फाइल करने से साइन करने से रोक सकती है? दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट आई मेंशन। देखिए, चौंकाने वाली बात मेरे लिए नहीं है, ये एक ड्यू प्रोसेस है, किसी भी कानूनी उसमें ये सब चीजें चलती रहती है। ये कल ना आती, हो सकता है 3 दिन बाद आती। इसकी कोई हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही हियरिंग पे होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट सिचुएशंस। एक जगह पर चार्जशीट फाइल हो रही है, दैट इज ए ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडरिंग समथिंग डिफरेंट, इट्स ए काइंड ऑफ ए रिलीफ। बोथ आर डिफरेंट एंटायरली।